हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये जो पूरा होने वाला है, ये पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है उसके बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे वर्चुअल मशीन से सबसे पहले, ठीक है, कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। अब देखो इसका नाम जिस तरीके से है, लाइक इसका नाम देखो वर्चुअल, यानी वो जो रियल में नहीं है, विच इज़ वर्चुअल, एंड मशीन विच ऑल्स यू, विच solves your task or which makes it easy to solve any sort of thing, right? So what is virtual machine first of all? तो virtual machine का मतलब होता है, अगर cloud computing में बात की जाए, the emulation of physical computer system with virtualized environment, यानी emulation, ठीक है, यानी emulation यानी ऑटो, मतलब emulation मतलब ये समझ सकते हो कि एक तरीके से प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, इम्यूलेटर्स होते हैं ना, मतलब जो फिजिकल मशीन जैसा एनवायरनमेंट आप वर्चुअली यूज़ करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये इम्यूलेटर्स नॉर्मली इसलिए डिज़ाइन होते हैं कि एक्चुअल चीज़ पे नहीं करके आप एक वर्चुअल चीज़ पे उस चीज़ को पहले ही अनुभव कर सको। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू यू नो प्ले और हाउ टू ड्राइव अ एरोप्लेन। सो अब उस केस में क्या होता है कि पहले जो भी पायलट्स होते हैं उन सबको इम्यूलेटर्स पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, एंड आफ्टर डैट उनको वो फिजिकल सिस्टम देते हैं। उसी इसका मतलब ये एक तरीके का आपको मैंने बता दिया, मतलब इम्यूलेशन का क्या मतलब होता है। तो जब आप ये मान सकते हो कि कोई भी फिजिकल मशीन का इम्यूलेशन, ठीक है, या फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम का इम्यूलेशन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है, यानी कोई भी फिजिकल कंप्यूटर सिस्टम का इम्यूलेशन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में होता है, उसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं, ठीक है, क्लाउड की लैंग्वेज में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। इट अलाउज ऑल सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, यानी एक सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर अपन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के देख सकते हैं। देखो बेस्ट एग्जांपल है द वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये भी आपको सिमुलेशन कर सकते हो, आप VMware को ट्राई कर सकते हो फॉर योर सिमुलेशन पर्पसेस। तो इससे हम करते क्या है, इससे हम उस रिसोर्स का एक एफिशिएंट यूज़ कर पाते हैं और फ्लेक्सिबल यूज़ कर पाते हैं। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बंदे के पास एप्पल का भी लैपटॉप हो, हर बंदे के पास विंडोज़ का हो, हर के पास लिनक्स का हो। तो हमें डिफरेंट जब हम SDE के ऊपर बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स की तरह अगर बात करते हैं, तो हमें डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती है पहले हमारे लोकल सिस्टम्स पे, और देन उसको हम डिप्लॉय करते हैं फॉर द पब्लिकल यूज़। ओके, तो उस समय क्या होता है कि जो ये वर्चुअल सिस्टम वाला लफड़ा है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो वर्चुअल मशीन यानी कुछ नहीं कर रहे, फिजिकल सिस्टम जो है, फिजिकल कंप्यूटर को इम्यूलेट कर रहे हैं एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ रिडंडेंसी, यानी क्या कॉज, मतलब क्यों अपन है ना, मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की तरफ ना जाके वर्चुअल कंप्यूटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पहले है अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो हमारे फिजिकल सर्वर्स हैं उनको हम कभी प्रॉपरली यूज़ कर ही नहीं पाते हैं। डाइवर्स वर्कलोड्स, यानी डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ आती है और वो हमेशा सेम सर्वर ही लेती है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसीज होती है। तो हमें क्या चाहिए कि एक डेडिकेटेड सर्वर फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। सो ये हमें वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड कंप्यूटिंग आराम से प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। अब इसका अगर अपन देखते हैं कि कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो किसी भी वर्चुअल मशीन को, तो पहले एक फिजिकल सर्वर चाहिएगा आपको जिसमें सफिशिएंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हो। फिर आप उस पर वर्चुअलाइजेशन कैसे करोगे, आपको वहाँ पर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपके अंदर या जो कि क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ठीक है। यानी जो वर्चुअल सिस्टम अपन बनाएंगे उसको कुल मिला के ये बंदा मैनेज करने वाला है, ठीक है। तो ये किसका स्टेप होता है, ये होता है वर्चुअलाइजेशन का स्टेप। पहला फिजिकल सर्वर सेटअप करना है, सेकंड वर्चुअलाइजेशन करना है, फिर उसको क्लाउड डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। अब ये जो भी हम वर्चुअल मशीन यहाँ पर बनाएंगे वो कहाँ पर मैनेज होगी, वो सारी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मैनेज होगी, सच एज AWS, Azure, गूगल क्लाउड। सबसे ज़्यादा तो AWS अभी चल रहा है, ठीक है। देन मैं Azure को लिस्ट आउट करूँगा और उसके बाद मैं गूगल क्लाउड को रिप्रेजेंट करूँगा। ये इनका लेवल है जिस लेवल से अभी ये लोग चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। यूजर्स कैन डिप्लॉय, स्केल एंड मैनेज वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, यानी बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स वो वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपन ने फिजिकल सर्वर सेटअप किया, फिर एक हाइपरवाइजर को यूज़ करके वर्चुअल मशीन सेटअप करिए, देन उसको क्लाउड डिप्लॉयमेंट कर दिया। एडवांटेजेस क्या है वर्चुअल मशीन्स के, थी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, हम सारे रिसोर्सेज को एक ऑप्टिमाइज वे में यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। आइसोलेशन, virtual machines provide strong isolation between different OS and application, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एनहेंस होती है और स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ गए होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात, देखो यार वर्चुअल मशीन के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है
कि जैसे सपोज अब पहले तो बात है क्लाउड पे है, तो उस पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से मिलती है कि भाई सपोज मेरे को आज एक एप्लीकेशन को ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, बिकॉज अगर इसका एकदम से आज यूज़र बेस बढ़ गया, अगर मेरा कोई इवेंट हो रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर मेरे को इसको एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर मैं वो काम आराम से कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है वर्चुअल मशीन्स के? ओवरहेड, ठीक है, कि ड्यू टू सम परफॉर्मेंस ओवरहेड, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। रिसोर्स कंटेंशन, शेयरिंग फिजिकल रिसोर्स अमॉन्ग वी मे लीड टू रिसोर्स कंटेंशन एंड परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी। तो कुल मिलाकर थोड़ी परफॉर्मेंस तो डिग्रेड होती है, बट ये इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ओवरहेड और रिसोर्स कंटेंशन वर्चुअल मशीन के फ्लॉज आप समझ सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया कि भाई कंसीडर अ कंपनी रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यार, जैसे अगर एक बड़ा बिजनेस ऐप करके चलता है, ठीक है, तो आज इसका मैक्सिमम जो डेटा है कोर्सेज का वो AWS पे है, क्लाउड पे है। अब उससे क्या होता है, जब ये चीज़ क्लाउड पे चल रही है तो जब उसको जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से वो रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। ठीक है, कंपनी विच यूजेज वर्चुअलाइजेशंस AWS ही यूज़ कर रही है, खुद ये प्रोवाइड भी कर रही है और खुद भी यूज़ कर रही है। ठीक है, EC2 एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। EC2 प्रोवाइड रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी, सबसे तगड़ी चीज़ EC2 की। देखो मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, कि ये क्या प्रोवाइड कर देता है आपको, ये आपको प्रोवाइड करता है रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्केल कर सकते हैं रिसोर्सेज को बेस्ड ऑन डिमांड। हम रिसोर्सेज को स्केल कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड के बेसिस पे। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी यूज़ करती है। ठीक है, हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को क्रिएट वगैरह करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी हो गया, अमेजॉन इलास्टिक का कंप्यूट क्लाउड हो गया। ठीक है, तो ये दो आप एग्जांपल समझ सकते हो, एक माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एक अमेजॉन का हो गया। VMware तो करता ही है वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशंस प्रोवाइड। ठीक है, इसमें जैसे vSphere जो है वो एंटरप्राइज लेवल का वर्चुअलाइजेशन दे देता है आपको। ठीक है, मतलब आप एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन वहाँ रन कर सकते हो। गूगल क्लाउड प्रोग्राम ये भी वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। IBM ये भी करता है, सिस्को ये भी करता है। देखो आप जो भी बड़ी बड़ी MNCs की आप बात करोगे सब वर्चुअलाइजेशन पे मूव्ड है, बिकॉज उनका सारा टास्क, देखो या तो उन्होंने खुद के फिजिकल सर्वर्स बनाए हुए हैं, चाहे मैक्सिमम जो कंपनी है वो क्लाउड पे मूव हुई है, बिकॉज एक्सटेंसिवली लार्ज डेटा you cannot manage that sort of data on just one PC, right? You will require different sort of infrastructure to manage that sort of data, because we are just not serving to a single sort of population, we are serving a complete nation or international also. So at that particular time you will require some additional computational resources for the testing and deployment of the software which you are creating. So ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सॉल्व करती है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, देखो डेल, रेड हैट, देख लो आप, ये चीज़ें सब में यूज़ हो रहा है। देखो नेटफ्लिक्स में भी एक क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रीमिंग डिवाइसेस वगैरह सबको मैनेज कर जाता है। तो कंक्लूजन यही है कि यार वर्चुअल मशीन्स आराम से बहुत रैपिड फायर पे यूज़ हो रही है और अच्छी खासा हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देती है, आइसोलेशन दे देती है और अदर फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है, जिससे आप डाइवर्स वर्कलोड्स को भी मैनेज कर सकते हो। अब आता है इसमें यार एक पहला कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। अब ये कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है, देखो मोटा मोटा बताता हूँ। कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को सबसे पहले तो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का कैसा है, रोबस्ट वर्चुअलाइजेशन है। कैसा वर्चुअलाइजेशन है, रोबस्ट वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो कि क्या करता है, दैट ऑप्टिमाइजेज वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट बाय लेवरेजिंग हार्डवेयर कैपेसिटीज़। यानी आप ये समझ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, जो वर्चुअल मशीन की मैनेजमेंट होती है उसको क्या कर देता है, ईजी कर देता है सबसे पहले तो। ठीक है, ईजी छोड़ो, ऑप्टिमाइज, सॉरी नॉट ईजी, उसको ये वर्चुअल मशीन की मैनेजमेंट को ये ऑप्टिमाइज कर देता है बाय लेवरेजिंग हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़। किससे ये ऑप्टिमाइज करता है, बाय इट्स हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट को भी ऑप्टिमाइज कर देता है। ये है कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। देखो यार, जिन लोगों को कर्नल के बारे में नहीं पता है, तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं तो उसमें कर्नल के बारे में बहुत डिटेल चर्चा होती है। ठीक है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स एन हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर दैट एक्ट्स एज अ थिन लेयर बिटवीन होस्ट हार्डवेयर एंड गेस्ट VMs। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है,
इस हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, और जो आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है, मैं मान रहा हूँ ये पिंक वाली आपकी कोई वर्चुअल मशीन चल रही है, ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइस है और ये कोई वर्चुअल मशीन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। इसके बीच में एक और ये जो थिन लेयर है, ये है इसकी, मैं KB भी लिखता हूँ, कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजर की, जो कि एक्ट एज अ मॉनिटर की तरह एक्ट करती है, जो कि सारी चीज़ें बताती रहती है, जो सारी चीज़ें डिस्प्ले कर देती है। चीज़ समझ गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपने बोली, ये यहाँ पर हमने चीज़ समझ ली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब हाइपरवाइज़र की बात करें तो वही है, हाइपरवाइज़र वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। हाइपरवाइज़र क्या है? एक्ट एम्प्लॉयज अ हाइपरवाइज़र दैट ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन होस्ट हार्डवेयर। ये किस पे ऑपरेट करता है? डायरेक्टली ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन का काम भी इसके साथ ही होता है। रिसोर्स एलोकेशन, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब इसके साथ ही होता है, ठीक है। तो समझ गए आप चीज़। तो कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक थिन लेयर बना देता है हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या, एक हाइपरवाइजर को बना बीच में डाल देता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली किस पे काम करती है? होस्ट हार्डवेयर पे काम करती है, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ हो गई। दो तरीके के हाइपरवाइजर्स होते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 वाले को बेयर मेटल कहते हैं और टाइप 2 वाले को होस्टेड कहते हैं। टाइप 1 वाला जो हाइपरवाइजर होता है ये डायरेक्टली किस पे रन करता है? हार्डवेयर, विदाउट एनी OS। ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे वर्क रन करेगा विदाउट एनी OS, ठीक है। ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे वर्क करता है जिसमें कोई OS का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। वेयर एज जो टाइप 2 हाइपरवाइजर है आपका, ये होस्टेड है, विच जो कि एक एग्जिस्टिंग OS पे रन करता है, ठीक है, जो कि एक एग्जिस्टिंग OS पे रन करता है। हार्डवेयर असिस्टेंस की बात करें तो कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जो होता है ये हार्डवेयर फीचर्स का पूरा यूज़ करता है, ठीक है, जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे इंटेल का ये एक एग्जांपल यहाँ पर, इंटेल VTX एंड AMD V, ये यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है इसकी वर्चुअलाइजेशन के लिए। आइसोलेशन और सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग एट लोअर सिस्टम लेवल, कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड रोबस्ट आइसोलेशन बिटवीन द VMs एंड होस्ट सिस्टम्स, ठीक है। कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जो होता है एक रोबस्ट आइसोलेशन प्रोवाइड कर देता है VM और होस्ट सिस्टम के बीच में, तो इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखो, परफॉर्मेंस तो होगी व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन, और जब डायरेक्ट CPU को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे एक्सेस के लिए। लाइव माइग्रेशन, ठीक है, लाइव माइग्रेशन यानी सपोज आपको एक होस्ट से दूसरी तरफ अगर मूव करना है, ठीक है, तो इस केस में जब ये लाइव माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी जब आप एक मशीन से दूसरे मशीन पे शिफ्ट कर रहे हैं, होस्ट चेंज कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है लाइव माइग्रेशन के टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ हो गई। रिसोर्स मैनेजमेंट, देखो रिसोर्स एलोकेशन और मैनेजमेंट में कर्नल बेस्ड मैनेजमेंट सबसे बेस्ट काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे वर्क कर रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बेनिफिट्स, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भले मत पढ़ो, ये पढ़ लो, ठीक है। हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, सिक्योर है क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम हो रहा है। रिसोर्स मैनेजमेंट आराम से कर पाता है बिकॉज डायरेक्ट हार्डवेयर से बात कर रहा है। स्केलेबिलिटी यानी डिफरेंट आप यहाँ पर लाइव माइग्रेशन का सपोर्ट है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर आप होस्ट को शिफ्ट कर सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चैलेंजेस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और हार्डवेयर डिपेंडेंसी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है बिकॉज हार्डवेयर में फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये इसके दो चैलेंजेस हैं, और ये जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो इसके एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी के हैं। ये सारे एनोटेड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब एक तरीके का हाइपरवाइजर होता है जिसको हम जेन हाइपरवाइजर कहते हैं। देखो अपन ने पहले हाइपरवाइजर देखा, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ ये वर्चुअल मशीन्स के अंदर आए, ठीक है। तो कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर में अपन ने दो देखे, बेयर मेटल और होस्टेड, ठीक है। एक और तरीके का हाइपरवाइजर है विच इज नोन एज योर जेन हाइपरवाइजर। जेन हाइपरवाइजर क्या करता है? इट फॉल्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। अब देखो ये एक तरीके का किसके अंदर आता है? कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में ही आता है पहले तो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो अपन देखते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही अपन कवर करेंगे, बाकी आप खुद रीड कर सकते हो इस PDF में से। तो इट सर्व्स एज एन फाउंडेशनल टूल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल मशीन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर एनवायरनमेंट्स,
ठीक है, यानी एक टूल है जिससे आप मैनेज कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर एनवायरनमेंट्स के अंदर। अब ये किस तरीके का एक टाइप 1 हाइपरवाइजर है, यानी ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन करता है, इसको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? पैरा वर्चुअलाइजेशन, सबसे बड़ा पहला तो ये पैरा वर्चुअलाइजेशन हो गया की फीचर। इसका मतलब क्या हो गया? विच इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू कोऑपरेट विद द हाइपरवाइजर, यानी जैसे पैरा कमांडोज होते हैं ना, वैसे पैरा वर्चुअलाइजेशन, यानी विच इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू कोऑपरेट विद द हाइपरवाइजर, यानी ये यहाँ पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मॉडिफाई कर देता है टू कोऑपरेट विद द हाइपरवाइजर, यानी जो आपका गेस्ट ओएस होता है इसको भी मॉडिफाई कर देता है टू कोऑपरेट विद हाइपरवाइजर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन एक्सटेंशन जैसे इंटेल, अब देखो ये यहाँ पर असिस्ट करता है किसको? Xen leverages हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज सच एज इंटेल वीटेक्स AMD टू स्ट्रीमलाइन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्चुअलाइज लोड, यानी ये यहाँ पर जो एडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं जैसे इंटेल का जो VTX है या AMD वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, इन सारे टूल्स को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन बाय रनिंग डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स रोबस्ट आइसोलेशन, क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर रन करते हैं तो रोबस्ट आइसोलेशन है। रिसोर्स मैनेजमेंट इसका सबसे एडवांस्ड है। लाइव माइग्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो बिकॉज ये डायरेक्टली किस पे वर्क नहीं करता? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डायरेक्ट हार्डवेयर से वर्क करता है। ठीक है, यूज केसेस क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियस दैट अगेन 4 benefits which we have just studied in Xen virtualization, which is performance, security, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड लाइव माइग्रेशन। चीज़ समझ गए? जो भी अपन अभी चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, जब अपन ने अभी ये हाइपरवाइजर टॉपिक पढ़ा था, कर्नल बेस्ड हाइपरवाइजर में भी यही चीज़ लिखी हुई थी, तो इसमें भी देख लो यही चीज़ लिखी हुई है, बिकॉज इट्स अ टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देता है, सिक्योरिटी बढ़िया देता है, रिसोर्स एफिशिएंसी अच्छी देता है, डेटा माइग्रेशन बहुत तगड़ा देता है। प्रॉब्लम वही है कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेशलाइज्ड स्किल। यहाँ पर हमें एक नई चीज़ मिली जो कि स्पेशलाइज्ड स्किल, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो इस चीज़ को यूज़ कर सके, एक्सप्लोर कर सके। इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स की बात कर लेते हैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर, तो वर्चुअलाइजेशन ऑपरेट्स एट वेरियस लेवल विद इन अ कंप्यूटर स्टैक, अनेबलिंग एफिशिएंट रिसोर्स आइसोलेशन एंड मैनेजमेंट। डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफर डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस एंड यूज केसेस, हियर आर द कॉमन वर्चुअलाइजेशंस। देखो अब यहाँ पर पूरा वर्चुअलाइजेशन के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन लेवल्स के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ वो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल। ठीक है, पहला होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल। देखो नॉर्मली देखो ये जितना ये डीप है, और ठीक है ये डीप वर्चुअलाइजेशन जा रहा है। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन लेवल पे होता है। ठीक है, कि सपोज आपने कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए वर्चुअलाइज उसको रन करा, ये चीज़ आपने देखी होगी कि रन विथ विंडोज़ 7, रन विथ विंडोज़ 8, जो विंडोज़ पीसी यूज़ करते हैं उन्होंने ये चीज़ कभी ना कभी ट्राई करी होगी। जो एप्लीकेशन 10 जो आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ना चल के विंडोज़ 7 में रन हो जाती है। लाइब्रेरी लेवल, फिर आता है OS लेवल, फिर होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर लेवल, फिर होता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA लेवल। सबसे पहले एप्लीकेशन लेवल होगा जिसमें हम एप्लीकेशन में बात करेंगे, फिर लाइब्रेरी लेवल होगा, उसके बाद OS लेवल होगा, फिर हार्डवेयर लेवल होगा, फिर इंस्ट्रक्शन लेवल होगा। ठीक है, तो पहले हम वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन लेवल पे ट्राई मारते हैं, जो अपन करते ही हैं नॉर्मल लाइफ में भी। यहाँ पर फिर लाइब्रेरी लेवल पे भी अपन ट्राई करते हैं, फिर OS लेवल पे हम ट्राई करते हैं, फिर हार्डवेयर लेवल पे ट्राई करते हैं जहाँ वर्चुअल PC बिल्ड करते हैं पूरा, और फिर इंस्ट्रक्शन सेट लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फुल वर्चुअलाइजेशन, मतलब ये वर्चुअलाइजेशन एंटायरली पूरा हार्डवेयर पे वर्क करेगा। ठीक है, पूरा एंटायरली हार्डवेयर एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहा है, जो कि क्या अलाउ कर रहा है, मल्टीपल वर्चुअलाइजेशंस या मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन हो रही है इन डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल होस्ट, यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन ऑन डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल होस्ट। अब यहाँ एडवांटेजेस क्या है, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन, कंपैटिबिलिटी विद अदर OSs, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स इसके यूज केसेस हैं।
देखो मतलब सिंगल होस्ट के ऊपर अपन डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज फुल वर्चुअलाइजेशन। अब आता है पैरा वर्चुअलाइजेशन, जो कि अपन ने अभी देखा था। पैरा वर्चुअलाइजेशन अभी अपन ने इस टर्म को एनकाउंटर किया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर ये टर्म आएगी। सेकेंड, यहाँ पर एक टर्म आई थी, ज़ेन हाइपरवाइज़र। ज़ेन हाइपरवाइज़र में अपन ने पैरा वर्चुअलाइजेशन के बारे में देखा था, यानी मॉडिफाइंग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू कोऑपरेट विद दिस वर्चुअलाइजेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर देंगे, वही ऊपर वाली चीज़ है, टू कोऑपरेट विद द हाइपरवाइज़र, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें जो आपने ज़ेन के फ़ायदे लिखे ना, वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर कंटेनर शेयर अ सिंगल ओएस कर्नल एंड रिसोर्सेज आइसोलेटिंग प्रोसेसेस फ्रॉम वन अनदर, यानी यहाँ पर हम क्या शेयर करते हैं, कंटेनर शेयर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड रिसोर्सेज, ठीक है। यानी जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल ओएस कर्नल को और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जिससे प्रोसेसेस एक दूसरे से छट सके, डिफ्रेंशिएट हो सके। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर असिस्टेड के अंदर अपन यहाँ पर हार्डवेयर एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं टू एक्सेलरेट वर्चुअलाइजेशन ऑपरेशंस, ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस और आपकी एफिशिएंसी बूस्ट होती है। अब एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, जिसमें फिजिकल स्टोरेज रिसोर्सेज, ठीक है, उनको और लॉजिकल पूल्स और मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है, यानी हम यहाँ पर स्टोरेज रिसोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिससे हमें अच्छा खासा एक लॉजिकल पूल प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डुप्लीकेट्स नेटवर्क सर्विसेज फ्रॉम हार्डवेयर अलाउइंग क्रिएशन ऑफ वर्चुअल नेटवर्क्स एंड सेगमेंट्स, यानी यहाँ हम क्या करें, डीकपल नेटवर्क सर्विसेज फ्रॉम हार्डवेयर अलाउइंग द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल नेटवर्क्स एंड सेगमेंट, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेटवर्क सर्विसेज को डीकपल करते हैं, किससे, फ्रॉम हार्डवेयर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा वर्चुअल नेटवर्क्स और उसके सेगमेंट्स बना सकें। चीज़ समझ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें हम वर्चुअलाइज्ड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करें रिमोटली, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइसोलेट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अंडरलाइंग ओएस एंड हार्डवेयर अनेबलिंग कंपैटिबिलिटी एंड सिंप्लीफाइंग डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, जो ओएस उसमें चल रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ मतलब आप ये मान सकते हो, जहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को, जो भी आपकी वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन है, मतलब जो नॉर्मल जो भी एप्लीकेशन है, उसको एक नहीं चला के, एक ओएस पे नहीं चला के, डिफरेंट ओएस पे टेस्ट कर रहे हैं। लाइक ये ऑप्शन आपने विंडोज़ वगैरह में यूज़ किया होता है, जब अपन यहाँ देखते हैं ना कि डेट रन इन द कंपैटिबिलिटी मोड ऑफ विंडोज़ 11 विंडोज़ 8, तो वहाँ पर ये काम आता है। प्रेजेंटेशन वर्चुअलाइजेशन, जहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज प्रेजेंट्स एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट टू यूजर्स रिमोटली, यानी आप यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह को रिमोटली यूज़ कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ हो गई। अब आता है इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन। इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इज अ टेक्निक दैट एब्स्ट्रैक्ट्स एंड मैनेजेस अ कम्युनिकेशन बिटवीन द फिजिकल डिवाइसेज एंड वर्चुअल मशीन्स इन एन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, यानी ये एक वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो कि क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है किसको, फिजिकल डिवाइसेस को और वर्चुअल मशीन को, एंड मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द फिजिकल डिवाइस एंड वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। ये होता है इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन। इट एनेबल्स एफिशिएंट शेयरिंग, एलोकेशन, आइसोलेशन ऑफ इनपुट रिसोर्सेज अमॉन्ग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। देखो अब यहाँ एप्लीकेशन सब आई हुई है, बीच में अपन इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन लगा रहे हैं, और यहाँ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी आ गए। अब यहाँ पर पता है ये काम आती है। देखो मैंने एक टाइम के इंसिडेंट है, व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू अटैच डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोफोन्स टू अ सिंपल पीसी, देन वी हैव यूज दैट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन। एक शूट में हमने इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन का यूज़ किया था, जिसमें हमने वर्चुअल माइक बनाया था, तो उसमें ये चीज़ काम आई थी, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन यही है
कि that ensures that virtual machines have a controlled and optimized access to the physical input and output resources while maintaining strong isolation between them. देखो कनेक्शन तो बनाना है, ठीक है, बट ऑप्टिमाइज्ड वे में बनाना है जिससे एक स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन आ सके, ठीक है. इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू शेयर फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज सच एज नेटवर्क अडेप्टर्स, स्टोरेज कंट्रोलर्स एंड ग्राफिक कार्ड. देखो इसका मेजर एडवांटेज वापस देख लो. रिसोर्स शेयरिंग, आइसोलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट. यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन की, ठीक है. जो पहली टेक्निक है डिवाइस पास थ्रू, डिवाइस शेयरिंग, ठीक है. इनपुट अब ये इतना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर सकते हो. डिवाइस पास थ्रू के अंदर तो बेसिकली अपन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऐसा ही नहीं कर रहे हैं. डिवाइस शेयरिंग के अंदर अपन डिफरेंट वर्चुअल मशीन एक ही सिंगल फिजिकल डिवाइस को शेयर कर रही है. वर्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी हाइपरवाइजर को क्या कि वर्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस बना दो जो कि वर्चुअल मशीन के ऊपर ही आ जाए, जो कि रियल की तरह काम करे, ठीक है. ये भी आप काम कर सकते हो. यूज़ केसेस इसका ग्राफिक में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है बिकॉज वहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम लोग काम कर रहे होते हैं. स्टोरेज के लिए काम आता है, नेटवर्किंग के लिए काम आता है, इन सब के लिए काम आता है. बट चैलेंजेस यहाँ पर क्या आते हैं, मेजर चैलेंजेस आती हैं प्रॉब्लम लेटेंसीज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी की. क्योंकि देखो यार मैं बताता हूँ, लेटेंसी की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज सिंगल रिसोर्सेज को यहाँ पर मल्टीपल यूज़र हैंडल कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर लेटेंसी की प्रॉब्लम आना तो जाहिर सी बात है और आनी भी चाहिए, ठीक है. 3 क्रिटिकल डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ वर्चुअल क्लस्टर्स, ठीक है. 3 क्रिटिकल डिज़ाइन इशू क्या आते हैं कोई भी वर्चुअल कंस्ट्रक्शन. तो वर्चुअल क्लस्टर्स क्या होते हैं, तो वर्चुअल क्लस्टर्स आर द ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्चुअल मशीन्स दैट ऑपरेट टुगेदर ऑन विच वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ कंसोलिडेटेड एंड स्केलेबल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. यानी ये वो इंटरकनेक्टेड वर्चुअल मशीन है जो कि एक साथ आपको अच्छा स्केलेबल और कंसोलिडेटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट देती है. अब इसके यहाँ पर ये जो 3 क्रिटिकल डिज़ाइन इश्यूज़ क्या है, पहला रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट. इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट क्लस्टर में होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे एंश्योर दैट वर्चुअल मशीन हैव नेसेसरी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाइल प्रोवाइडिंग ओवर कमिटमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है. ये पहला डिस्क्रिप्शन में आ गया कि रिसोर्स एलोकेशन और मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वर्चुअल मशीन के अंदर नेसेसरी कंप्यूटेशन रिसोर्स होने चाहिए जिससे अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर कमिटमेंट की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. चैलेंजेस एंड सोल्यूशन के अंदर रिसोर्स शेयरिंग एक सोल्यूशन लाइक चैलेंज है. ओवर कमिटमेंट, डायनामिक रिसोर्स एडजस्टमेंट और रिसोर्स मॉनिटरिंग, ये जो है ना, ये आप मान सकते हो कि चैलेंजेस और सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि हम अगर फिक्स कर ले तो हमारा प्रॉब्लम काम हो जाएगा, ठीक है. अब आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड कम्युनिकेशन. एस्टेब्लिश एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद वर्चुअल का एसेंशियल फॉर सीमलेस डेटा एक्सचेंज एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है. अब यहाँ पर चैलेंजेस और सोल्यूशन क्या है, पहला चैलेंज है नेटवर्क आइसोलेशन, बैंडविड्थ एलोकेशन, नेटवर्क लेटेंसी और लोड बैलेंसिंग. लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को अक्रॉस द वर्चुअल मशीन्स. अब आता है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस. ये यहाँ पर अपना तीसरा आ गया, ठीक है. ये यहाँ पर अपना तीसरा शेर आ गया, ठीक है. अब यहाँ पर डिजाइनिंग फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इज क्रूशियल टू एंश्योर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी विद इन वर्चुअल क्लस्टर्स. देखो अब फटाफट से सुनना, 3 क्रिटिकल डिज़ाइन इश्यूज़ क्या आ सकती है वर्चुअल क्लस्टर्स के अंदर. रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है. नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, और तीसरा जो है आपका वो है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस की प्रॉब्लम. चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी. अब आता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन. सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, दैट enables multiple virtual machines to run on a single physical server, effectively consolidating resources and enhance flexibility. समझ गए, ठीक है. अब यहाँ पर हाइपरवाइजर वाली बात आ गई, ठीक है. की बेनिफिट्स वापस वही चीज़ें हैं, बस एक नया आ गया कॉस्ट सेविंग्स, ठीक है. हाइपरवाइजर टाइप, ये वो 2 चीज़ें ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. ये इसके कुछ एडवांटेजेस है, ये करने से, ठीक है, ये काम करने, सर्वर वर्चुअलाइजेशन करने से कॉस्ट सेव होती है, आइसोलेशन सिक्योरिटी मिलती है, मैनेजमेंट अच्छा मिलता है, डिजास्टर रिकवरी, टेस्ट एंड डेवलपमेंट, लीगेसी मिलती है आपको, ठीक है. कोई कंपेटिबिलिटी इशू नहीं होता. ग्रीन आईटी यानी एनर्जी के जो आपका अर्थ है, ठीक है, वहाँ पर भी कार्बन फुटप्रिंट का कंजप्शन कम हो जाता है, ठीक है. डिसएडवांटेजेस, रिसोर्स कंटेंशन, परफॉर्मेंस ओवरहेड, कॉम्प्लेक्सिटी, लाइसेंस के कॉस्ट होते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, सिक्योरिटी रिस्क है, इनपुट आउटपुट बोटलनेक्स है और कंपेटिबिलिटी इश्यूज़ है. ये देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं. अब देखो आगे चलते हैं. नीड फॉर
सिक्योरिंग क्लाउड एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। हमें क्लाउड को सिक्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिंग क्लाउड एनवायरनमेंट इज नेसेसरी और इट्स अ क्रिटिकल कंसर्न इन बिजनेस बिकॉज को सारे बिजनेस आज इंप्रूव हो रहे हैं और सारे बिजनेस क्लाउड पे ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो हमें नए सिक्योरिटी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ये चीज़ करी और हमने हमारे क्लाउड को सिक्योर करा तो सबसे पहले हमारी स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम स्केलेबल रिसोर्स प्रोवाइड कर पाएंगे। किसको? बिजनेसेस को, ठीक है। और बिजनेस भी उसको आराम से अडॉप्ट कर पाएगा। कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर हमारे पास हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गए, जो एक्सटेंसिव हार्डवेयर है और इसको हटा के, तो हम आराम से क्या कर सकते हो, हम हमारी आराम से किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह को चला सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी यानी क्लाउड सर्विसेज तो कहीं से भी हो सकती है। रैपिड डिप्लॉयमेंट, तो फटाफट से डिप्लॉयमेंट होगा। अकॉर्डिंग रिसोर्स कंसोलिडेशन, यानी कभी ज़रूरत पड़ गई कि भाई मेरे को आज ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज की ज़रूरत है किसी फाइल को या किसी एप्लीकेशन रन करने के लिए, तो वो हो जाएगा। डिज़ास्टर रिकवरी में मदद मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। मेजर चैलेंजेस इसके क्या हैं? जैसे डेटा ब्रीचेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, डेटा लॉस, कंपाइलेंस एंड रेगुलेशंस, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनसिक्योर, ये एक अच्छा इनसिक्योर एपीआई, ठीक है, लैक ऑफ कंट्रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? डेटा प्रोटेक्शन, रेगुलरिटी कंप्लाइंस, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन और माइग्रेटिंग रिस्क, ठीक है। क्लाउड आपकी बिजनेस रेपुटेशन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, जो आपके बिजनेस कंटिन्यूटी है, आगे से आगे चीज़ें चलती रहे, ठीक है। रेगुलेटरी कम्प्लेक्स, यानी जो भी लीगल पेनल्टीज़ वगैरह होती है वो सब रेगुलेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको डेटा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ सारी हो गई। माइग्रेटिंग रिस्क, यानी ये सारा रिस्क किसका आ जाता है? क्लाउड वाले का रिस्क आ जाता है क्लाउड पे डालने के बाद। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्लाउड वाला अपना काम करेगा। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी, एडवांटेजेस एंड कंसिडरेशंस। अब देखो, डिजाइनिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स फॉर क्लाउड बेस्ड एनवायरमेंट्स इज क्रूशियल टू सेफगार्ड डेटा, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम इन्वॉल्विंग एरे ऑफ साइबर थ्रेट्स, ठीक है। जिसकी वजह से अब देखो यहाँ मेजर है, यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या है? डिज़ाइनिंग, अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो पहले तो स्केलेबिलिटी, वही चीज़ बार बार, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, वो मॉनिटरिंग देता है, रैपिड अपडेट्स आते हैं, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी है और ग्लोबल रीच पहुंच जाती है। डिज़ाइन प्रिंसिपल में पहला क्या आता है? आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, IAM। पहला स्टेप है IAM, जो इसके ऊपर क्या बात करता है? ये इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल टू एंश्योर ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। डेटा इंक्रिप्शन, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन पे बात करें तो डेटा इंक्रिप्शन पे अपन ये बोल सकते हैं, डेटा इंक्रिप्शन पे अपन ये बोल सकते हैं कि एंक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट एंड इट ट्रांजिट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। अब आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम क्या देखते हैं? इम्प्लीमेंट नेटवर्क सेगमेंटेशन, फायरवॉल इंट्रूजन, जो कि हमें अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को भी सिक्योर करके दे सके। अब आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। डिज़ाइन एंड डेवलप एप्लीकेशन विद सिक्योरिटी इन माइंड टू प्रिवेंट वनरेशन, जो भी वनरेबल प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड ऑडिट क्लाउड रिसोर्सेज फॉर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस। कंप्लाइंस एंड गवर्नेंस, एंश्योर क्लाउड सर्विसेज टू इधर टू इंडस्ट्री रेगुलेशन और इंटरनल गवर्नमेंट ये चीज़ें पॉलिसीज़। तो देखो, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड कंसिडरेशन में पहला आइडेंटिफाई एक्सेस मैनेजमेंट, कि हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके। सेकंड, डेटा एनक्रिप्टेड हो, नेटवर्क सिक्योर हो, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी ऑडिट एंड मॉनिटरेशन कंटिन्यूस और गवर्नेंस और कंप्लाइंस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस है, डेटा प्रोटेक्शन होगा, रिस्क मिटिगेशन होगा, रिस्क कम हो जाएगी, रेगुलर कंप्लाइंस होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज के कंसेप्ट, एडवांटेजेस और ये क्या है? तो देखो, कंसेप्ट इसका क्या है? ऑफर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल एंड टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल टू एड्रेस वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस और यूनिक टू द क्लाउड एनवायरनमेंट्स, ठीक है। जैसे स्पेशलाइज एक्सपर्टीज, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, रैपिड अपडेट्स, ये सारी जो भी है ये क्या है? क्लाउड आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कंसिडरेशन एंड सर्विस कैटेगरीज, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? स्टार्ट करो। आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। सेकंड जो है वो आपका है इंक्रिप्शन सर्विसेज, ठीक है। पहले IAM, इंक्रिप्शन सर्विसेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, रैपिड, यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर है, सॉरी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी सर्विसेज,
ओके, सिक्योरिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज एंड कंप्लाइंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये कंफर्म हर एग्ज़ाम में आने के चांसेस है कि क्लाउड की जो सर्विस कैटेगरीज है क्लाउड डिज़ाइनिंग की, उसमें पहले क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सेकंड जो आएगा वो आपके इंक्रिप्शन सर्विसेज, फिर आएगी नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज, फिर आएगी एप्लीकेशन सिक्योरिटी सर्विसेज, उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, फिर कंप्लाइंस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड सर्विसेज में पहला रिस्क लिमिटेशन, रेगुलेटरी कंप्लाइंस और बिजनेस कंटिन्यूटी। पॉलिसीज और रेगुलरिटी फॉर क्लाउड सिस्टम क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या पॉलिसी और रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए, तो वो हम बात करते हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है डेटा प्राइवेसी की चीज़, क्योंकि देखो ये सारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में होने चाहिए। सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी एंड वेंडर लॉक-इन यानी मस्ट एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड डेटा पोर्टेबिलिटी, सर्विस मिटिगेशन, रिस्क ऑफ बीइंग लॉग्ड इनटू अ सिंगल से प्रोवाइडर। यानी हमारा डेटा कभी भी अगर हमें ट्रांसफर वगैरह करना हो, डेटा रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहे। ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है, हमें टर्म्स एंड कंडीशन चीज़ें क्लियर हो। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो वहाँ पर भी हमारे चीज़ें होनी चाहिए। कंसर्न्स क्या है, डेटा ओनरशिप एंड कंट्रोल सबसे पहला, क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास अपने सारे डेटा का कंट्रोल है और ओनरशिप भी है। कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी अलाइनमेंट, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें इंश्योर करे कि देयर यूज़ ऑफ क्लाउड सर्विस अलाइन विद द इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन, जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है उससे वो सही है। डेटा बीच नोटिफिकेशन और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, हमें हाथों हाथ इन्फॉर्म किया जाए अगर हमारा डेटा बीच हुआ है या कोई भी सिक्योरिटी इशू हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, क्लाउड सर्विस रिक्वायर द एबिलिटी टू ऑडिट एंड मॉनिटर, यानी जो भी क्लाउड सर्विस यूज़र है या जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये एक्सेस होना चाहिए कि मैं देख सकूँ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या मेरे डेटा को एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वेंडर लॉकिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये तो अपन देखो क्या क्लाउड में सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखो पहला तो डेटा ब्रीच एंड लॉसेस, ठीक है, इनसाइडर थ्रेट्स, ठीक है, ऑथराइज यूज़र ने अगर कुछ कर दिया हो तो बात अलग है। इनसिक्योर एपीआई, यानी जो एपीआई सिक्योर ही नहीं है उनको अपन यूज़ करते हैं। लैक ऑफ विजिबिलिटी, क्योंकि हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का देख नहीं सकते हो क्या कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो उसमें कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी चैलेंज, उसमें प्रॉब्लम है। डेटा लोकेशन एंड सर्वेंटी, डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट जो लोकेशंस होते हैं वो सारे उनके रूल्स और उसके हिसाब से काम करें। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास सारी चीज़ें होती है। मल्टी टेनेसिटी रिस्क, यानी शेयरिंग रिसोर्सेज अदर यूजर इन अ मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट विच कैन लीड टू डेटा लीकेज, ये चीज़ें हो सकती है। डेटा सेग्रीगेशन और आइसोलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है कि डेटा सेग्रीगेट ही ढंग से नहीं किया उन्होंने क्लाउड पे। सर्विस अवेलेबिलिटी एंड डाउन टाइम, क्लाउड कभी कभी डाउन टाइम पे भी चला जाता है फॉर सर्विस चार्ज मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। ठीक है, अब आता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन टाइप। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पहला होता है पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर, जो कि जनरल पब्लिक उस क्लाउड को यूज़ कर सके। यहाँ पर आप रिसोर्सेज वगैरह को शेयर कर सकते हो, ठीक है, और ऑफ साइड और इंटरनेट पे एक्सेस आप कर सकते हो, जैसे क्लाउड AWS वगैरह करते हैं। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्रॉपर्ली पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं यूज़ करने के लिए, वो वही बनाते हैं और वही उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं करती। हाइब्रिड के अंदर दोनों पब्लिक और प्राइवेट के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं। अलाउस डेटा एंड एप्लीकेशन टू मूव सीमलेसली बिटवीन द एनवायरमेंट्स। कम्युनिटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिलके अगर कोई एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही है जिसका सिमिलर रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट है तो उसको कम्युनिटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि स्केलेबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाए, सिक्योरिटी हो, कनेक्टिविटी हो, डेटा मैनेजमेंट हो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हो और कंप्लाइंस हो। इंपॉर्टेंस ये है भाई, देखो तुम्हारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी तीनों बढ़ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं। प्राइवेट के एडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा कि एनहांस सिक्योरिटी और कंट्रोल, बिकॉज तुम्हारे पास ही है केवल उसमें तेरा ही डेटा है तो तुम्हारा सिक्योरिटी और कंट्रोल तुम्हारे पास है। कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने हिसाब से और प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस दे सकते हो, ठीक है, जिससे आपका रिसोर्स कंटेंशन का रिस्क कम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हायर इनिशियल कॉस्टेज, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पब्लिक क्लाउड में क्या फ़ायदा है, कॉस्ट एफिशिएंट है सबसे पहला, ठीक है, स्केलेबिलिटी अच्छी खासी और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होती है। और डिसएडवांटेज क्या, लिमिटेड कंट्रोल है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न है, परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी है। हाइब्रिड के अंदर एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, स्केलेबिलिटी और डेटा कंट्रोल,
रिस्क मिटिगेशन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ डेटा इंटीग्रेशन के आपको चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, हायर कॉस्ट एंड वेंडर डिपेंडेंसीज होगी। अब आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर एज अ क्लाउड एप्लीकेशन, डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, ठीक है, एज अ क्लाउड। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रोसेस एम्ड एट डिटरमाइनिंग 3 डायमेंशनल arrangement of atoms in a protein molecule. The critical risk is that significant implication for understanding protein function, drug discovery, और इसमें काम आता है by leveraging cloud computing, protein structure prediction can be transformed into highly efficient and accessible application. तो protein structure prediction as cloud application refers to the utilization of cloud computing resources and technology to facilitate the accurate prediction of protein tertiary structures. ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन, स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन करेंगे पहले, ठीक है। जो भी एल्गोरिदम्स है, प्रिडिक्शन एल्गोरिदम, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाई परफॉर्मेंस वर्चुअल मशीन्स यूज़ करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग का यूज़ करके हम ये सारे जो भी इसके वर्चुअल नोड्स है प्रोटीन स्ट्रक्चर के, उसको करेंगे। डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, प्रोटीन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर का डेटा आराम से करेंगे, जिससे हम डेटा रिट्रीवल, शेयरिंग और कोलैबोरेशन आराम से कर सकें। कोलैबोरेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, जिससे हम रिसर्चर्स को वर्ल्ड वाइड डेटा शेयर कर सकें। इलास्टिसिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, यानी इस तरीके से रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज वे में यूज़ करना है जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके, यानी हम कम कास्ट में कर सके काम। बेनिफिट्स क्या है, एक्सेलरेशन, क्लाउड बेस्ड प्रिडिक्शन एक्सपीडीज प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन थ्रू पैरेलल प्रोसेसिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। Accessibility, cost efficient or innovation. Integration with computational library and tools enhances accuracy and sophistication of predictions. ये क्लाउड में अभी सबसे ज़्यादा चीज़ बढ़ रही है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एज अ क्लाउड एप्लीकेशन revolutionized the field of bioinformatics by providing research with a powerful, scalable and collaborative platform for unraveling the mysteries of protein folding. ये अच्छी लाइन है, ठीक है, ये आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। जैसे छोटा सा केस स्टडी है, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग करना है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, विद डायग्राम वगैरह। तो सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में क्या आता है कि भाई सैटेलाइट से आपने इमेज ली, उसको प्रोनीटर वगैरह करा, तो यहाँ पर एज़्योर वगैरह काफ़ी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रोवाइड करते हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो नेसेसरी रिसोर्स वही चीज़ है। तो पहले हम डेटा एक्विजिशन कर लिया, सैटेलाइट इमेजेस सारी ले ली, डेटा क्लाउड पर अपलोड करा, उसको प्री प्रोसेस करा, इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग और एआई को यूज़ करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन और द लास्ट में स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो ले दे के वही चीज़ है, फिर स्केलेबिलिटी है, क्लॉज है, ग्लोबल एक्सेस है, कोलैबोरेशन है, रैपिड डिप्लॉयमेंट है, वही चीज़ आ गई सारी। सेम यहाँ पर देखो CRM सिस्टम का क्या यूज़ है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो कि बिजनेसेस में इंटरेक्शन को मैनेज करना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डेटा सेंट्रलाइजेशन की कंपोनेंट्स क्या है, CRM का सारा डेटा एक जगह पे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी, हर कहीं से आप यूज़ कर पाओगे बिकॉज क्लाउड तो ग्लोबली है, तो आप फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो। रिसोर्स एफिशिएंसी यानी ऑप्टिमाइज वे में रिसोर्स यहाँ आप यूज़ कर सकते हो। क्लाउड हमें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। कोलैबोरेशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स और इनसाइट्स प्रॉपर्ली कर सकते हो, कॉस्ट एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट करना, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग कैंपेन, एनालिटिक्स, ये सब यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पब्लिक क्लाउड यूजिंग अनिका फ्रेमवर्क, पब्लिक क्लाउड enabled अनिका फ्रेमवर्क ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटिंग बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। यानी अगर आप पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हो, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें उसके साथ मतलब अगर आप पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग अनिका को यूज़ करके करते हो स्पेसिफिक, तो यहाँ पर ये क्या फ़ायदा करता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से इसको और भी ज़्यादा बढ़िया कर देता है कंप्यूटिंग को। तो ये क्या है, ये एक मिडल वेयर प्लेटफॉर्म है दैट सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन पब्लिक क्लाउड, ठीक है। कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करनी है, ये एक मिडल वेयर प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना। अनिका क्या है, एक मिडल वेयर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि पब्लिक क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट ईजी कर देती है, ठीक है। मीनिंग क्या है, वही चीज़, इट सर्व एज एन इंटरमीडिएट लेवल बिटवीन द एप्लीकेशन एंड क्लाउड रिसोर्सेज। ये हमें रेंज ऑफ टूल्स, सर्विसेज और APIs देती है, ठीक है, देती है टूल्स, सर्विसेज और API इस काम को अंजाम देने के लिए। की कंपोनेंट्स क्या है इसके, अनिका फ्रेमवर्क खुद एक की कंपोनेंट है। रिसोर्स स्केलेबिलिटी, रिसोर्स को आराम से स्केल और यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी डिफरेंट एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं।
ऑटोमेटेड मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। ये चीज़ आ गई। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तो प्रोवाइड कर ही रही है। यूजेज साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये काम आता है, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पर डेटा इनसाइट्स वगैरह में काम आता है, वेब एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम आता है, ठीक है। ये प्रॉपर पूरा खेल हो गया आज का अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर हम स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हम इवेंट्स वगैरह होस्ट करते रहते हैं रेगुलरली। हम आपकी कॉलेज और स्कूल में भी आके एक चीज़ करने वाले हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना है इस चैनल को। सो गाइस, दिस इज़ हर्षवर्धन एंड शाइनिंग ऑफ।